भोलापुर गांव की पहचान वहां के सीधे सादे और मेहनती किसानों से होती थी, लेकिन उस गांव में एक नाम सबसे ऊपर लिया जाता था, भोला चच्चा का। भोला कभी स्कूल नहीं गया था, अक्षर ज्ञान का तो नाम भी नहीं जानता था, लेकिन उसकी ईमानदारी, जमीन से जुड़ी समझदारी और जीवन की गहराई को समझने की क्षमता ऐसी थी कि पढ़े लिखे भी उसके आगे मौन हो जाते थे। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसका बेटा रामू। भोला चच्चा का सपना था कि रामू पढ़ लिख कर एक दिन ऐसा इंसान बने जो दुनिया में बदलाव ला सके। लेकिन क्या एक अनपढ़ पिता अपने बेटे को वहां पहुंचा सकता है जहां वो कभी खुद खड़ा नहीं हो पाया? यही कहानी है इस संघर्ष, धैर्य और समझदारी की। भोलापुर गांव का भोला चच्चा खेतीहर किसान था। उसका घर कच्ची मिट्टी से बना था, लेकिन उसके इरादे पत्थर से भी मजबूत। उसकी दिनचर्या सूरज से पहले शुरू होती। 4 बजे उठना, मोती बैल को चारा देना, फिर हल लेकर खेत की ओर निकल जाना। रामू 8वीं में पढ़ता था। उसका सपना था कि वह वैज्ञानिक बने और गांव के किसानों के लिए नई तकनीकें लाए। पिताजी, आज मास्टर जी ने कहा कि अगर मैं यूं ही पढ़ता रहा तो मैं जिला टॉपर बन सकता हूँ। तो फिर हम खेत में एक पटाखा जलाएंगे, पूरा गांव देखेगा मेरा बेटा कैसे नाम रोशन करता है। भोला को खुद पढ़ना नहीं आता था, लेकिन वह हर शाम रामू की कॉपी में लाल रेखा देखकर खुश हो जाता। पार्वती, भोला की पत्नी, गठिया रोग से जूझ रही थी। उसके पैर सूज गए थे, फिर भी वह रोज सुबह पोहे और गुड़ की चाय बनाती ताकि रामू भूखा स्कूल न। गांव के लोग मजाक उड़ाते थे। भोला, तू खुद ख ग नहीं जानता और बेटे को वैज्ञानिक बना रहा है। भोला मुस्कुरा देता और कहता, मैं खुद नहीं पढ़ पाया तो क्या हुआ, मेरा बेटा तो पढ़ेगा। 1 साल गांव में पानी नहीं गिरा। खेत सूख गए, नदियां सूख गई और कुएं केवल डरावनी आवाजें करने लगे। भोला की फसलें बर्बाद हो गई। मोती अब बूढ़ा हो चला था। उसकी चाल धीमी हो गई थी। पार्वती की दवाइयां बंद हो गईं। एक शाम रामू के स्कूल से चिट्ठी आई कि उसे किताबें खरीदनी हैं और परीक्षा शुल्क जमा करना है। भोला की आंखें डबडबा गईं। वो चुपचाप घर से निकला और सीधा हरियालाल के पास पहुंचा। हरियालाल गांव का सबसे पुराना साहूकार था, चालाक और निर्दयी। भोला, तू आया है, चल बताओ क्या गिरवी रखना है। तेरी तो हालत खुद ऐसी है कि भीख मांगनी पड़े। जमीन गिरवी रख, सूद 15% लगेगा। भोला ने कहा, मुझे कुछ रुपए चाहिए, रामू की पढ़ाई और पार्वती की दवा के लिए। हरियालाल ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, तेरी तो हालत खुद ऐसी है कि भीख मांगनी पड़े। जमीन गिरवी रख, सूद 15% लगेगा। भोला ने कांपते हाथों से अंगूठा लगा दिया। अब सुबह कठिन होती गई। खेतों में सिर्फ धूल उड़ती थी। भोला ने दिन में मजदूरी शुरू कर दी और रात को खेत में पानी के पाइप सुधारता। रामू स्कूल जाता, मगर जब घर आता तो माँ की हालत और पापा की थकी आंखें देखकर चुप हो जाता। एक दिन रामू ने अपनी किताबें बंद की और बोला, पिताजी, अब नहीं, अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। आप खेत संभालो, मैं काम करूंगा। भोला ने उसे गले से लगाते हुए कहा। रामू की आंखों, बेटा, मैंने खेत इसलिए जोते कि तू किताबें पढ़ सके। अगर तू अब नहीं पढ़ेगा तो मेरी पूरी जिंदगी बेकार जाएगी। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने फिर से किताबें खोल दी। समय बीतता गया। साहूकार हरियालाल अब बार बार घर आने लगा। एक दिन उसने घर के सामने सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, भोला, तेरी समय सीमा खत्म हो गई है, अब जमीन मेरी होगी। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। पंचायत बुलाई गई। पंचों ने दस्तावेज देखे जिन पर भोला ने अंगूठा लगाया था। सबकी राय एक थी, कर्ज चुका नहीं पाया, अब जमीन पर साहूकार का हक बनता है। भोला ने सबकी बातें चुपचाप सुनी। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी, लेकिन आवाज में मजबूती थी। पंचों, उसने बस एक बार मेरे साथ स्कूल चलिए, वहां मेरा जवाब मिलेगा। स्कूल? तू क्या करेगा वहां? हर कोई चौंका। भोला ने दृढ़ता से कहा, वहीं से मेरी कहानी पलटेगी। अगले दिन भोला, रामू और पंचायत के कुछ सदस्य स्कूल पहुंचे। प्रधानाचार्य ने भोला को देखते ही कहा, अरे चच्चा, बधाई हो, आपके बेटे ने राज्य स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता में पहला स्थान पाया है। उन्होंने सबके सामने एक चिट्ठी पढ़ी। राज्य सरकार द्वारा रामू यादव को उसकी उत्कृष्ट उपलब्धियों हेतु पूर्ण छात्रवृत्ति, छात्रावास सुविधा तथा परिवार को
1,00,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। पंचों की आंखें चौड़ी हो गईं। हरिया लाल के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। वो हकलाया। ये तो बहुत बड़ी बात है। भोला मुस्कुराया। मैंने अक्षर नहीं पढ़े, पर अपने बेटे की आंखों में सपना पढ़ा था। पढ़ाई की कीमत मैं नहीं जानता, पर उसका असर अब सब जानेंगे। रामू अब लखनऊ के कृषि विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति पर पढ़ रहा था। हर महीने वो अपने पिता को पत्र भेजता, हाथ से लिखा, भावनाओं से भरा। इन पत्रों में खेती के नए तरीके, जैविक विधियां, बीजों की किस्में और मौसम की चाल से जुड़ी सलाह होती। एक पत्र में लिखा था, इस बार मक्का की बजाय अरहर बोई, पानी कम लगेगा और दाम अच्छा मिलेगा। धीरे धीरे किसान उसके पास आने लगे। भोला चचा, आपके रामू ने क्या लिखा है इस बार? भोला ने पुराने बक्से से एक रजिस्टर निकाला और हर पत्र से नोट्स बनाने लगा। उसने अपनी भाषा में लिखा, अरहर, कम पानी, ज्यादा दाम, रामू की बात। धीरे धीरे पूरा गांव जैविक खेती की ओर बढ़ा। नीम की खली, गोबर, मट्ठा, सबका प्रयोग शुरू हो गया। गांव में अब नए रंग दिखने लगे। सरकारी अधिकारी आए, निरीक्षण किया और भोलापुर को मॉडल जैविक गांव घोषित कर दिया। भोला को लखनऊ बुलाया गया एक कृषि संगोष्ठी में। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मैंने स्कूल नहीं देखा, लेकिन मेरे बेटे ने जो मुझे सिखाया, उससे मैंने पूरी खेती बदल दी। मेरी जमीन फिर से हरी हो गई और मेरे सपने भी। 5 साल बाद भोलापुर गांव में पहली बार एक बड़ा कृषि विज्ञान मेला लगा। सजे धजे पंडाल, रंग बिरंगी झांकियां और मंच पर लगे माइक में गूंजती आवाजें। रामू मंच पर आया, आत्मविश्वास से भरा चेहरा। मंच से बोलते हुए उसने कहा, आज मैं जो भी हूँ उसका श्रेय मेरे पिताजी को जाता है। उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, लेकिन मुझे वहां तक पहुंचाया जहां मैं दूसरों को सिखा सकता हूँ। भीड़ में बैठा भोला सफेद धोती कुर्ते में, आंखों में चमक लिए, हाथ जोड़कर मंच की ओर देख रहा था। रामू की आंखें नम थीं। उसने कहा, मेरे पिता ने अनपढ़ होकर भी मुझे वह दुनिया दी जिसे पढ़े लिखे भी नहीं समझ पाते। ताली बज उठी, आंसू छलक पड़े। भोला ने अपनी जेब से मोती की पुरानी तस्वीर निकाली, जो अब नहीं रहा था। तस्वीर को चूमते हुए बोला, मोती देख, अब हमारे नाम की फसल भी लहलहा रही है। शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं होती, समझदारी, मेहनत और अपने सपनों के लिए लड़ने की हिम्मत, यही असली ज्ञान है। अनपढ़ होना कमजोरी नहीं, अगर इरादा मजबूत हो